हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस गुरुजी। तो पिछली क्लास में हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर को शुरू किया था और उसके कुछ थोड़े से कंसेप्ट्स और बाकी हैं और उसके बाद हम उसके टॉप 1000 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो देखो, हम लोग तैयारी कर रहे हैं एनडीए 2021 की, जिसमें सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आता है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसको आज हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखें। क्वेश्चंस हम लोग पूरे टॉप 1000 क्वेश्चंस जो पीछे भी पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे उनको कंप्लीट करेंगे। तो हमने पिछली क्लास में क्या किया था? हमने पिछली क्लास में किया था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, और उसके बाद हमने क्या क्या किया था पिछली क्लास में? हमने एटॉमिक वेट, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, वो सब कुछ एक्सप्लेन किया था। ओके, सो हमने आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज को पढ़ा था। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कौन सी थी? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज वो स्पीशीज थी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज वो स्पीशीज थी जिसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसमें सेम रहते थे। ओके, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसमें सेम रह रहे हैं वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज थी। तो हमारी जो नेक्स्ट है वो है आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आइसोटॉप्स का। आइसोटॉप्स बेसिकली होते क्या हैं? ओके, आइसोटॉप्स से बहुत क्वेश्चंस आते हैं और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें होता क्या है बेसिकली? आइसोटॉप्स जो होते हैं वो एटम्स होते हैं। ओके, एटम्स होते हैं जिसमें क्या होता है? आइसोटोप्स वो होते हैं जिसमें एटॉमिक नंबर, ओके, एटॉमिक नंबर जो था, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, एटॉमिक नंबर जो था, एटॉमिक नंबर सेम रहता है और मास नंबर जो है वो चेंज हो जाता है। मास नंबर क्या है? वो चेंज हो जाता है, उसको हम लोग आइसोटॉप्स कहते हैं। तो जो आइसोटॉप्स थे ऑफ अ केमिकल एलिमेंट दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो? सेम हो, और मास नंबर क्या हो? मास जो हो वो डिफरेंट हो। तो हमने क्या देखा था कि एटॉमिक नंबर सबसे पहले होते क्या थे? एटॉमिक नंबर जो थे, हमने देखा कि एटॉमिक नंबर था नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो था एटॉमिक नंबर। और मास नंबर क्या था? मास नंबर था नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जिसको हम लोग न्यूक्लियॉन्स भी बोल रहे थे, वो था हमारा मास नंबर। ओके, तो आइसोटॉप्स हैं क्या? आइसोटॉप्स ऐसे एटम्स हैं जिसमें एटॉमिक नंबर सेम रहता है लेकिन मास नंबर क्या होता है? वो चेंज हो जाता है। ओके, तो जो आइसोटॉप्स हैं उनके एग्जाम्पल में क्या आता है? हम एग्जाम्पल्स देखें आइसोटॉप्स के, तो सबसे कॉमन और बहुत अच्छा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के हमारे पास 3 आइसोटॉप्स होते हैं। हाइड्रोजन के हमारे पास 3 आइसोटॉप्स होते हैं। तो जो आइसोटॉप्स होते हैं उसमें पीरियोडिक टेबल के अंदर, हमारी पीरियोडिक टेबल के अंदर जो जगह है आइसोटॉप्स की, वो एक ही सेम जगह पे वो होते हैं, एज दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर। बेसिकली पीरियोडिक टेबल के अंदर हमने एलिमेंट्स को किस बेसिस पे लगाया है? पीरियोडिक टेबल के अंदर हमने एलिमेंट्स को लगाया है उनके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, और आइसोटॉप्स के अंदर एटॉमिक नंबर सेम रहता है। क्या चेंज होता है? मास नंबर चेंज होता है। तो आइसोटॉप्स की जगह जो हो गई वो पीरियोडिक टेबल में क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो अगर हम एग्जांपल देखें आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं। सबसे पहला क्या होता है? सबसे पहला है प्रोटियम, सबसे पहला है प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटीरियम और तीसरा है ट्रीटियम। ओके, तो हमारे पास हाइड्रोजन के क्या है? 3 आइसोटॉप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्रीटियम। ओके, तो प्रोटियम जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 1 होता है। अब एटॉमिक नंबर किसके इक्वल है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल। तो क्या है? एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के इक्वल है। तो हाइड्रोजन का सबसे पहला जो आइसोटॉप्स है प्रोटियम जिसे कहते हैं हम, उसका एटॉमिक नंबर होता है 1, उसका एटॉमिक नंबर होता है 1। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं इसमें 0 होते हैं,
और तो ओवरऑल एटॉमिक मास क्या हो गया, एटॉमिक नंबर दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स कितने हो गए 1। ओके तो सबसे पहला होता है प्रोटियम, नेक्स्ट इज ड्यूटीरियम। ड्यूटीरियम में सेम एटॉमिक नंबर 1 ही रहेगा, आइसोटॉप्स होते ही वही है जिनका एटॉमिक नंबर सेम रहे, ठीक है। तो प्रोटियम में भी एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या हो जाता है, ध्यान रखना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 1 हो जाते हैं और एटॉमिक मास क्या हो जाएगा 1 + 1 2। ओके तो एटॉमिक मास क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट इज ट्रीटियम। ट्रीटियम में क्या है, एटॉमिक नंबर क्या रहेगा 1 ही रहेगा। प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्रीटियम तीनों का एटॉमिक नंबर सेम रहता है और मास नंबर क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। ओके तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें होते हैं 2, तो टोटल हो गए 3। तो प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्रीटियम जो हैं वो आइसोटॉप्स हैं हमारे किसके, हाइड्रोजन के। तो अगर देखें तो सबसे पहले आइसोटॉप्स हैं क्या, आइसोटॉप्स वो स्पीशीज होते हैं, वो एटम्स हैं जिनके अंदर सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ओके हम एग्जाम्पल पढ़ रहे थे, एग्जाम्पल में आता है हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के हमने 3 आइसोटॉप्स देखे हैं, कितने, 3 आइसोटॉप्स। सबसे पहला है प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटीरियम और तीसरा है ट्रीटियम। थर्ड है तो इसको हम ट्रीटियम नाम से याद रख सकते हैं। तो सबसे पहला है प्रोटियम। प्रोटियम जो होता है उसका क्या है, एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर क्या होता है, इसका मास नंबर भी ओवरऑल कितना होता है 1 होता है। तो एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और मास नंबर भी क्या होता है 1 होता है। नेक्स्ट है ड्यूटीरियम। ड्यूटीरियम का एटॉमिक नंबर सबका क्या रहेगा 1 ही रहेगा, एटॉमिक नंबर 1 रहेगा, इसका मास नंबर 2 हो जाएगा और इसका मास नंबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो मेन चीज ये है कि प्रोटियम में एटॉमिक मास 1, ड्यूटीरियम में 2 और ट्रीटियम में 3। बेसिक डिफरेंस है ये, एटॉमिक नंबर इन तीनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो पहला हमारे पास एग्जांपल था हाइड्रोजन का। नेक्स्ट, हाइड्रोजन के अलावा भी क्या किसी के आइसोटॉप्स हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। हाइड्रोजन के अलावा हमें आइसोटॉप्स दिखते हैं ऑक्सीजन के, किसके, ऑक्सीजन के, और किसके दिखते हैं, ऑक्सीजन के बाद हमें क्लोरीन, ब्रोमीन, इन तीनों के ही आइसोटॉप्स होते हैं। बेसिकली क्लोरीन जो है, क्लोरीन का जो आइसोटॉप्स होता है, क्लोरीन जो होते हैं वो 17 इसका एटॉमिक नंबर होता है और इसका मास नंबर है 35। ओके नेक्स्ट, क्लोरीन का जो एक और आइसोटॉप है जिसका एटॉमिक नंबर क्या रहेगा, आइसोटॉप है तो एटॉमिक नंबर सेम रहेगा 17 और मास नंबर होता है 37। ओके सिमिलरली ब्रोमीन का भी एक आइसोटॉप का मास नंबर है 79 और एक आइसोटॉप का मास नंबर है 81, 79 एंड 81। तो हमने आइसोटॉप्स पढ़े, आइसोटॉप्स वो थे सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। सबसे पहले हाइड्रोजन के पढ़े हमने, प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्रीटियम। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन के होते हैं, ऑक्सीजन के बाद क्लोरीन के भी होते हैं, ब्रोमीन के भी होते हैं। क्लोरीन के 35 और 37, ब्रोमीन के 79 एंड 81। हो गए, तो ये थे बेसिकली ऑक्सीजन के जो आइसोटॉप्स होते हैं वो होते हैं 16, जो कि इसका मास नंबर होता है। नेक्स्ट 17 एंड 18, तो 16, 17, 18 जो है वो ऑक्सीजन के क्या है, आइसोटॉप्स हैं। नेक्स्ट, तो हमने पढ़ लिया आइसोटॉप्स के बाद एक और टॉपिक है हमारा आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या थे, आइसोबार्स जो होते हैं वो बिल्कुल अपोजिट, जो आइसोटॉप्स हैं उसके बिल्कुल अपोजिट जो होते हैं वो आइसोबार्स होते हैं। ओके आइसोटॉप्स क्या थे, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो आइसोबार क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का क्या मतलब है, न्यूक्लियॉन्स हैं प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस होते हैं। तो हमारे पास सेम न्यूक्लियॉन्स हैं लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है। देखो
सीधा सा है, आइसोटॉप्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम रहता है, मास नंबर अलग होता है। आइसोबार्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर अलग हो जाता है और मास नंबर क्या रहता है, सेम रहता है। बिल्कुल उसका ऑपोजिट कर देंगे तो वो आइसोबार्स कहलाते हैं। ओके, तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है हाइड्रोजन का। ही हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या रहता है, 1 होता है और मास नंबर क्या होता है इसका। तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, इसके आइसोटॉप्स थे। तो अगर मैं देखूं जो ट्रिटियम है जिसका एटॉमिक मास कितना था, 3 था, अगर इसका जो मास है वो तो 3 है, इसका भी मास 3 है, अगर इसका एटॉमिक नंबर 1 है और इसका एटॉमिक नंबर 2 है, ये जो है इन दोनों को क्या कहा जाएगा, आइसोबार्स कहा जाता है। आइसोबार्स वो होते हैं जिनका मास नंबर सेम रहता है लेकिन एटॉमिक नंबर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, उसको हम बोलते हैं आइसोबार्स। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है जो आइसोबार्स की प्लेस है वो डिफरेंट है पीरियोडिक टेबल में। क्यों, देखो पीरियोडिक टेबल बेसिकली जो मेन चीज है ना, पीरियोडिक टेबल को हम लोगों ने उनमें एटम्स को हमने लगा रखा है किस बेस पे, उनके एटॉमिक नंबर के बेस पे, एटॉमिक नंबर के बेस पे लगा। अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो पीरियोडिक टेबल में उनकी प्लेस सेम रहेगी और एटॉमिक नंबर अगर अलग है तो पीरियोडिक टेबल में उनकी प्लेस क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो सीधी सी बात है, इनकी प्लेस जो रहती है वो डिफरेंट होती है पीरियोडिक टेबल में। नेक्स्ट आते हैं आइसोटोन्स। आइसोटोन्स या फिर आइसोन्यूट्रॉनिक स्पीशीज, आप इसका नाम देख के समझ गए होंगे आइसोन्यूट्रॉनिक का क्या मतलब है, ठीक है। इसको आइसोटोन्स भी कहा जाता है। यहाँ पे क्या होता है, atoms which have the same number of neutrons are called isoneutronic या isotones। इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर सेम रहे, जैसे कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रह रहे थे, तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम रहेंगे। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर सेम रहे उन स्पीशीज को क्या कहा जाता है, आइसोटोन्स। ओके, जैसे एग्जाम्पल में देखूं, एग्जाम्पल में हम लोग देखें तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो है इसका वो है हाइड्रोजन 3,1, हाइड्रोजन दिस। तो अब ये 2 स्पीशीज हैं, तो हमें बताना है कि ये आइसोटोन्स हैं कि नहीं है। तो देखेंगे सबसे पहले इसका एटॉमिक नंबर, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इसका एटॉमिक नंबर और यहाँ पे लिखते हैं इसका मास नंबर। ओके, तो इन दोनों के अंदर न्यूट्रॉन सेम है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा। देखो सबसे पहली चीज, एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं इसमें, 1, और ये 3 क्या है, मास नंबर। मास नंबर का मतलब है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ओके, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो 3 जो होगा टोटल है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी है। अगर हम इसमें से कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, 1 है, 1 माइनस कर दें तो क्या बच जाएगा, 2, और ये 2 क्या बच गए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो बेसिकली करना क्या है, हमें मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए। ओके, मास नंबर क्या था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, एंड एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो ओवरऑल मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को हमें माइनस करना है, तो हमारा आएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, तो अगर हम देखें इस एग्जाम्पल में कि आइसोटोन्स हैं कि नहीं है, ये है 3 - 1 इज इक्वल टू 2। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हुए, 2। इसमें 4 - 2 नंबर ऑफ कितने हो गए, 2। तो ये दोनों क्या हो गए, आइसोटोन्स हो गए। नेक्स्ट सिलिकॉन के 3 है, इसमें क्या होगा, 30 - 14 16, 31 - 15 16, 32 - 16 16। तो ये तीनों क्या हो गए, आइसोटोन्स हो गए, दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नेक्स्ट इज कार्बन। कार्बन में भी क्या है, 13 - 6 7, 14 - 7 7 7 है, तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, तो इनको क्या कहेंगे हम, आइसोटोन्स कहेंगे। तो आइसोटॉप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो आइसोटॉप्स क्या थे, सेम नंबर ऑफ
एटॉम्स, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। आइसोबार मास नंबर सेम, एटॉमिक नंबर डिफरेंट। एंड आइसोटोन्स क्या है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, आइसोटोन्स। नेक्स्ट रेडियो एक्टिविटी। देखो रेडियो एक्टिविटी क्या है, रेडियो एक्टिविटी हमने कल एक गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया था, आप लोगों को याद हो, और अगर याद नहीं है और पढ़ा नहीं है तो पहले पिछली वीडियो को पढ़ के आए, उसके बाद ही ये आगे के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, तभी आप लोगों को आगे के क्वेश्चन समझ आएंगे। अदरवाइज बिना थ्योरी के, बिना थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़े हुए आप लोगों से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, तो पहली वीडियो देख कर आए। तो रेडियो एक्टिविटी हम देखते हैं कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। बेसिकली रेडियो एक्टिविटी जो है वो एक नेचुरल फिनोमिना है। नेचुरल फिनोमिना का मतलब क्या है कि जो अपने आप होती है, हम कोई खुद से कोई रिएक्शन नहीं करवा रहे हैं, वहां पे अपने आप हो रही है, तो एक नेचुरल फिनोमिना है। और किसमें होता है, ये अनस्टेबल एलिमेंट्स में होता है, जो कि स्टेबल नहीं होते हैं, क्योंकि जो स्टेबल होंगे वो ऑब्वियसली कोई रिएक्शन नहीं करेंगे, वो स्टेबल है, मतलब उनको कोई मतलब नहीं है किसी से, वो खुश है, वो स्टेबल है, वो किसी से क्यों रिएक्ट करेंगे, कुछ क्यों निकालेंगे अपने अंदर से, कुछ नहीं। मतलब अनस्टेबल क्या है, अनस्टेबल को रहती है प्रॉब्लम, नहीं कि हम तो कुछ ना कुछ करते रहेंगे, प्रॉब्लमैटिक है, तो अनस्टेबल है ये बहुत ज्यादा। इसमें होता क्या है, स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन कैरेक्टर। देखो अपने आप क्या होता है, ये अपने अंदर से रेज निकालते रहते हैं अपने आप। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है कि अपने आप जो है डिसइंटीग्रेट होते रहते हैं, टूटते रहते हैं, मतलब कि अपने आप अंदर से रेज निकालते रहते हैं। ऐसे एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस कहा जाता है। तो देखो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस क्या थे, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि अपने अंदर से डिसइंटीग्रेट होते रहते हैं और स्पॉन्टेनियसली जो है अपने अंदर से रेज निकालते रहते हैं, उनको क्या कहा जाता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस कहा जाता है। दे आर हाईली अनस्टेबल, ये ध्यान रखना है आप लोगों ने। नेक्स्ट इज, देखो हम लोगों ने कल पढ़ी थी गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट में अल्फा रेज निकल रही थी, किसमें से, रेडियम में से निकल रही थी। तो ये साथ साथ आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। रेडियम में से अल्फा रेज निकल रही थी, तो हमने देखा था कि वो गोल्ड फॉयल को जाके टकरा रही थी। तो ये जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं, ये तीन तरीके की बेसिकली रेज अपने अंदर से निकालते हैं, अल्फा रे, बीटा रे एंड गामा रे। अल्फा रे, अल्फा, बीटा रे एंड गामा रेज। गामा रेज, अल्फा को डिनोट करते हैं ऐसे, बीटा को इस तरीके से एंड गामा को इस तरीके से, ठीक है। तो बेसिकली अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज जो है वो निकलती हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस से, इनको रेडियो एक्टिव रेज भी कहा जाता है, ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी जो होती क्या है, देखो रेडियो एक्टिविटी मैंने कहा कि कोई केमिकल रिएक्शन हम नहीं करा रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है कि वो स्पॉन्टेनियसली अपने आप डिसइंटीग्रेट हो रहा है। तो इसका मतलब है रेडियो एक्टिविटी एक न्यूक्लियर रिएक्शन हुई, न्यूक्लियर रिएक्शन हुई, ना कि कोई एक केमिकल रिएक्शन हुई। ओके, रेडियो एक्टिविटी किसने, सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है एमसीक्यू कि रेडियो एक्टिविटी किसने डिस्कवर की थी, हेनरी बैक्वेरेल ने। हेनरी बैक्वेरेल ने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। रेडियो एक्टिविटी किसने डिस्कवर की थी, हेनरी बैक्वेरेल ने। किसमें, यूरेनियम में। किसमें, यूरेनियम में। ओके, नेक्स्ट इज 1898 में जो मैरी क्यूरी थी और उनके जो हस्बैंड थे पेरी क्यूरी, उन्होंने डिस्कवर किया था एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट पोलोनियम। पोलोनियम। तो ध्यान क्या रखना है कि मैरी क्यूरी ने और उनके हस्बैंड ने कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिस्कवर किया था, कौन सा, पोलोनियम। या फिर क्वेश्चन उल्टा भी होके आ सकता है कि पोलोनियम किसने डिस्कवर किया था, मैरी क्यूरी एंड हर हस्बैंड पेरी क्यूरी। 1902 में मैरी क्यूरी ने ही डिस्कवर किया रेडियम, जो कि हमने गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के अंदर यूज किया था। और वो जो रेडियम था वो कहां से हमने उन्होंने डिस्कवर किया था, फ्रॉम द ओर ऑफ यूरेनियम पिच ब्लेंड। और ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जहां से हम कोई पर्टिकुलर मेटल क्या करते हैं, लेते हैं। तो और जो है किसका और था, यूरेनियम पिच ब्लेंड का और था हमारे पास। यूरेनियम पिच ब्लेंड का देखो जो ये होता है जनरली वो होता है UO2 की फॉर्म में। UO2
2 की फॉर्म में, लेकिन ये क्या होता है, ये ऑक्सीडाइज होता रहता है, मतलब ये स्टेबल नहीं होता है। ये क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता रहता है, मतलब कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करता रहता है। तो हमें ये किस फॉर्म में मिलेगा, U3O8 की फॉर्म में मिलता है हमें, ठीक है, U3O8 की फॉर्म में हमें ये मिलता है। तो मैरी क्यूरी ने क्या किया था, रेडियम डिस्कवर किया था, और जो रेडियम है वो कहां से मिला था इन्होंने, ओर ऑफ यूरेनियम पिच ब्लेंड के ओर से इन्हें ये मिला था। ओके, ठीक है। तो हमने रेडियो एक्टिविटी को पढ़ा यहां से। रेडियो एक्टिविटी के बाद जो हमने 3 तरीके की रेज पढ़ी हैं, अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे, अल्फा बीटा गामा, तो ये जो रेज हैं इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और मतलब कि क्या क्या चीजें ये शो करती हैं। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, इनके डिफरेंसेस को, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इजी, बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो यहां से हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखना है हमें नेचर किसका, अल्फा रेज को पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग। अल्फा रेज जो होती हैं, देखो अल्फा रेज जो होती हैं वो होती हैं जिसमें 2 प्रोटॉन्स हो प्लस 2 न्यूट्रॉन्स हो, उनको क्या कहा जाता है, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल कौन से होते हैं, जिसमें 2 प्रोटॉन्स हो और 2 न्यूट्रॉन्स हो, उनको क्या कहा जाता है, अल्फा पार्टिकल। तो ये जो है 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स, इसका मास कितना हो गया टोटल 4, और 2 प्रोटॉन्स हैं तो एटॉमिक नंबर कितना हो गया 2, और ये किसका होता है, हीलियम का, हीलियम का होता है। तो ये जो होते हैं किसके न्यूक्लियस हो गए, हीलियम के न्यूक्लियस हो गए। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट चीज क्या है, इनके अंदर जो अल्फा पार्टिकल्स हैं उसके ऊपर चार्ज होता है। चार्ज कितना चार्ज होता है, 2 यूनिट का, ठीक है। चार्ज कितना होता है इसका, +2, इसके ऊपर चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर। और ध्यान रखना है अल्फा, बीटा और गामा में जिसके ऊपर सबसे ज्यादा चार्ज है वो यही है अल्फा रेज, सबसे ज्यादा चार्ज है इस पे, कितना है +2 का चार्ज है। ओके, अब इसका मास, इसका जो मास होता है वो इक्वल होता है एटॉमिक मास ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। हमने अभी पढ़ा, क्या कहा था, 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन, मास कितना हो गया 4। ओके, तो 4 मास हो गया, तो इसका जो मास है वो कितना हो गया, हीलियम एटम के न्यूक्लियस के बराबर, दैट इज 4 AMU, 4 AMU इसका मास हो गया। नेक्स्ट क्या है, इसको रिप्रेजेंट इसी तरीके से करते हैं जिस तरीके से रिप्रेजेंटेशन में क्या है, हीलियम के, हीलियम है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 2, मास नंबर कितना है 4, इसके ऊपर चार्ज कितना है प्लस कितना 2+ चार्ज होता है अल्फा रेज के ऊपर। ध्यान कैसे रखा जाएगा, 2 इसका क्या है एटॉमिक नंबर, तो चार्ज कितना हो जाएगा, अगर हमें याद रखना है तो 2 इसके ऊपर चार्ज हो जाएगा, लेकिन खैर इसका कोई लेना देना नहीं है इससे, पर फिर भी याद रखने के लिए हाँ कर सकते हैं कि 2 एटॉमिक नंबर है और 2 इसके ऊपर क्या है, चार्ज है। ओके, नेक्स्ट थिंग है इसकी वेलोसिटी, ठीक है। तो अल्फा रेज में देखो क्या देखा है हमने, अल्फा रेज में 2 प्रोटॉन्स होते हैं, 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, दो इसके ऊपर 2+ इसके ऊपर चार्ज होता है। ओवरऑल इसका मास कितना है 4 है। नेक्स्ट है वेलोसिटी। वेलोसिटी देखो, इसकी जो वेलोसिटी होती है वो होती है 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ या वेलोसिटी ऑफ लाइट के। लाइट की वेलोसिटी के 1/10 जो होती है, जनरली देखो इसकी जो वेलोसिटी होती है वो होती है 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। 10⁻7 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी होती है किसकी, अल्फा रेज की। ओके, वेलोसिटी के बाद आता है हमारे पास पेनिट्रेटिंग पावर। पेनिट्रेटिंग पावर का देखो, मैंने बताया हीलियम एटम है, हीलियम का मास कितना है 4 AMU, 4 बहुत ज्यादा है मास इसका, तो मास ज्यादा है तो पेनिट्रेटिंग पावर क्या होगी, कम होगी। पेनिट्रेटिंग पावर का क्या मतलब है कि किसी भी चीज के अंदर से पेनिट्रेट जा सकता है कि नहीं जा सकता। तो किसी चीज का मास ज्यादा होगा तो उसकी पेनिट्रेटिंग पावर क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, मतलब उसको डिफिकल्टी ज्यादा होगी किसी भी चीज, कहीं किसी भी जगह से निकलने में, है ना, मास ज्यादा होगा तो जो पेनिट्रेटिंग पावर है इसकी वो क्या होती है,
कम होती है। इसकी ये जो पेनिट्रेट कर सकते हैं 0.002 सेंटीमीटर थिक, 0.002 सेंटीमीटर थिक एल्यूमिनियम की शीट को ये पेनिट्रेट कर सकते हैं। बेसिकली इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि हमारी ह्यूमन स्किन को भी पेनिट्रेट नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत क्या होते हैं, इनकी पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है, कम होती है। नेक्स्ट इज आयोनाइजिंग पावर। आयोनाइजिंग पावर का क्या मतलब है? आयोनाइजिंग पावर का मतलब है आयोनाइज होने का। आयोनाइज कैसे, क्या मतलब है? आयोनाइजिंग पावर का मतलब है कि दूसरे सामने वाले पार्टिकल्स को वो आयोनाइज कितना जल्दी कर सकता है। देखो अब आयोनाइज वर्ड का क्या मतलब होता है? आयोनाइज, आयोनाइज का मतलब होता है कि उसको आयन में कन्वर्ट कर देना। ओके अब आयन में कोई भी आयन हो सकता है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। कल मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो कैसे आता है और नेगेटिव चार्ज जो होता है वो कैसे आता है। एक बार फिर से देख लो। पॉजिटिव चार्ज जो है, किसी भी एटम से हम लोग इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं तो उसके ऊपर क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। और कोई जो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है या जो ले रहा है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर क्या आ जाता है? पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज। ओके तो पॉजिटिव जो इलेक्ट्रॉन दे देता है और नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ओके तो ये जो होते हैं इनकी जो आयोनाइजिंग पावर होती है, आयोनाइजिंग पावर का मतलब है कि सामने वाले एटम को कितना जल्दी वो आयन में कन्वर्ट कर सकता है, मतलब नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज लगा सकता है। तो इनकी आयोनाइजिंग पावर बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, मैंने बताया कि चार्ज ज्यादा है, इसका चार्ज ज्यादा है, इसके ऊपर 2+ चार्ज है, 2+ चार्ज है तो वो बहुत जल्दी सामने वाले स्पीशीज को भी क्या करेगा? आयन में कन्वर्ट करेगा। ओके इतना ज्यादा, जिसके ऊपर जितना ज्यादा चार्ज होगा वो उतना जल्दी सामने वाली एटम को या स्पीशीज को क्या करेगा? आयोनाइज करेगा। ओके तो इस वजह से जिसके ऊपर जितना ज्यादा चार्ज होगा, तो ये सबसे ज्यादा आयोनाइजिंग पावर होती है किसकी? अल्फा रेज की। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। सब कुछ देखो इसमें इंटरकनेक्टेड है। इंटरकनेक्टेड कैसे है? मास ज्यादा है, मास ज्यादा है तो पेनिट्रेटिंग पावर कम होगी। चार्ज ज्यादा है, चार्ज ज्यादा है तो आयोनाइजेशन पावर भी ज्यादा होगी। ओके नेक्स्ट चीज क्या है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में ये कैसा इफेक्ट करता है? देखो इसके ऊपर है चार्ज, वो भी 2+ चार्ज। ओके तो ये क्या करते हैं, ये क्या है, अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कर रहे हैं तो अल्फा रेज जो होती हैं वो डिफ्लेक्ट होती हैं। क्यों होंगी? क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव रिपेल करते हैं, नेगेटिव रिपेल करते हैं, और पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो इतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, तो ये क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ जाना चाहेगा, है ना। मतलब अगर अट्रैक्ट कर रहे हैं तो मैंने कोई नेगेटिव प्लेट, चार्ज प्लेट लगा दी तो उधर क्या करेगा? उधर की तरफ जाएगा वो, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और ये क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं अप्लाई कर दूं उसकी तरफ भी क्या होंगे? डिफ्लेक्ट होंगे। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि ये जो होते हैं ये इनके ऊपर चार्ज ज्यादा होता है। चार्ज ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी क्या करेंगे? मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ये क्या करेंगे? डिफ्लेक्ट करेंगे। ओके नेक्स्ट चीज बीटा रेज। तो अल्फा रेज हमें समझ आई, चार्ज ज्यादा है, मास ज्यादा है, आयनाइजेशन पावर ज्यादा है, पेनिट्रेटिंग पावर भी क्या है इसकी? कम है, क्योंकि इसका मास ज्यादा है। अगला हम पढ़ेंगे बीटा रेज का क्या सीन है, बीटा रेज में क्या होता है। बीटा रेज में क्या होता है? देखो बीटा रेज जो होती है एक तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। बीटा रेज, अल्फा रेज क्या थे? हीलियम एटम्स के न्यूक्लियाई। ये जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? बीटा रेज होते हैं। ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स का कौन सा चार्ज था, याद है ना? नेगेटिव चार्ज था इलेक्ट्रॉन्स का। नेगेटिव चार्ज को ये कैरी करते हैं। इनका चार्ज कितना होगा? जितना इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज था, 0.0005486 एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट क्या थी? एटॉमिक मास यूनिट जो होती है वो 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम के इक्वल होती है, एटॉमिक मास यूनिट। ओके तो इसका जो वेट है वो है 0.00548 एटॉमिक मास यूनिट। इसको रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं हम? बीटा, या फिर इस तरीके से भी इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में भी कर सकते हैं।
तो इस तरीके से होता है। नेक्स्ट क्या था इसका, नेक्स्ट है इसकी वेलोसिटी। देखो इसकी वेलोसिटी जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है किसके, स्पीड ऑफ लाइट के। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट देखो इक्वल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के। जो हमने अल्फा रेज देखी, अल्फा रेज की जो वेलोसिटी थी वो थी 10⁻⁷, दैट इज 1/10 ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। ओके, तो इसकी जो स्पीड ऑफ लाइट, इसकी जो बीटा रेज की जो वेलोसिटी है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, नॉट बिल्कुल इक्वल, अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि इनका मास क्या है, बहुत कम है। इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत कम होता है, कल हमने पढ़ा था। तो इनका मास अगर बहुत कम है तो क्या रहेगा, इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, बहुत ज्यादा रहेगी। नेक्स्ट इसकी पेनिट्रेटिंग पावर। अब इसका मास बहुत कम है तो इसकी पेनिट्रेटिंग पावर क्या होगी, बहुत ज्यादा होनी चाहिए अल्फा रेज के, तो ज्यादा ही होती है, मच ग्रेटर देन दी अल्फा रेज। क्यों, क्योंकि इनकी स्पीड जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये क्या कर सकते हैं, 0.2 सेंटीमीटर थिक एल्यूमिनियम शीट को भी क्या कर सकते हैं, ये पेनिट्रेट कर सकते हैं। ये 0.002 सेंटीमीटर, बिल्कुल पतली को पेनिट्रेट कर पा रहे थे, लेकिन ये 0.2 सेंटीमीटर थिक को भी क्या कर लेते हैं, पेनिट्रेट कर लेते हैं। तो बीटा रेज जो है वो ये होती है। तो बेसिकली बीटा रेज का मास बहुत कम है, बीटा रेज का मास बिल्कुल इक्वल है इलेक्ट्रॉन्स के मास के। ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स के मास के इक्वल है। बीटा रेज होती क्या है, बीटा रेज इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। तो इसलिए जो होता है इनकी पेनिट्रेशन पावर क्या होती है, वो बहुत, जो कि ह्यूमन स्किन के अंदर भी क्या कर सकती है, पेनिट्रेट कर सकती है। नेक्स्ट है उसकी आयोनाइजेशन पावर। देखो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है, माइनस, ओके, नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो बीटा रेज है वो, और अल्फा रेज के ऊपर कितना चार्ज था, 2+, तो इसके कंपैरिजन में तो कम है। तो ये जो है उसके अल्फा रेज के कंपैरिजन में कम आयोनाइज कर सकता है दूसरी स्पीशीज को। ओके, अल्फा रेज के कंपैरिजन में कम आयोनाइज कर सकता है, 100 टाइम्स लेस देन जो बीटा रेज आयोनाइज गैसेस टू लेसर एक्सटेंट 100 टाइम्स लेस देन अल्फा रेज। ओके, तो अल्फा रेज से क्या करती है, कम। नेक्स्ट चीज है इसका इफेक्ट क्या होता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पे। मैंने क्या बताया है, जिसके ऊपर जितना ज्यादा चार्ज होगा वो उतना ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा, किसमें, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में। हाँ, ये भी डिफ्लेक्ट होगी, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये किसकी तरफ डिफ्लेक्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ, पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। और क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज होता है, बेसिकली चार्ज है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा। ओके, तो ये था हमारा बीटा रेज। बीटा रेज में हमने क्या देखा, बीटा रेज जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसका मास इलेक्ट्रॉन्स के मास के इक्वल होता है। पेनिट्रेशन पावर जो होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है क्योंकि इनका मास क्या है, कम है, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है। और आयोनाइजेशन पावर क्या होती है, कम होती है, क्योंकि इनके ऊपर चार्ज क्या है, कम है। नेक्स्ट आर गामा रेज। गामा रेज देखो इसमें हमने पार्टिकल देखा, अल्फा रेज में क्या है, पार्टिकल्स होते हैं हीलियम के, वो कॉन्टिन्यूसली मिलके रेज बना देते हैं। इसमें भी क्या है, बीटा रेज में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स के कॉन्टिन्यूस मिलके उसको क्या बोल देते हैं, हम रेज बोल देते हैं, कौन सी, बीटा रेज। लेकिन ये जो अगली है गामा रेज, ये जो होती हैं ये कोई पार्टिकल्स नहीं है सिंगल, ये डायरेक्ट क्या है, इलेक्ट्रो रेडिएशंस है, इलेक्ट्रो रेडिएशंस हैं ये कोई पार्टिकल्स नहीं है जिनके ऊपर कोई चार्ज है या कुछ भी है, ऐसा नहीं है, ये डायरेक्ट रेडिएशंस होती हैं और इनका जो नेचर होता है वो न्यूट्रल होता है। अल्फा रेज पॉजिटिव, बीटा रेज नेगेटिव एंड गामा रेज आर न्यूट्रल इन नेचर। न्यूट्रल का मतलब है कि इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। ओके, वेलोसिटी जो होती है गामा रेज की वो बिल्कुल इक्वल होती है स्पीड ऑफ लाइट के। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी रेडिएशंस है, ये रेडिएशंस है तो इनकी वेलोसिटी क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगी, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये होती है किसकी वेलोसिटी, स्पीड ऑफ लाइट की। नेक्स्ट चीज है पेनिट्रेटिंग पावर। अब ये क्या है, ये तो कोई ऐसा तो कोई पार्टिकल तो नहीं है, ये जैसे वो इलेक्ट्रॉन थे उसमें हीलियम एटम्स थे, ये तो डायरेक्ट रेडिएशंस हैं, तो इनकी स्पीड क्या रहेगी, बहुत ज्यादा रहेगी। स्पीड ज्यादा है तो क्या, पेनिट्रेटिंग पावर भी बहुत ज्यादा रहेगी। ठीक है, पेनिट्रेटिंग पावर इनकी बहुत 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 ज्यादा होती है, जो कि 100 सेंटीमीटर थिक, 100 सेंटीमीटर थिक एल्यूमिनियम शीट को भी पेनिट्रेट कर सकते हैं ये गामा रेज। ओके, तो ये होती हैं। नेक्स्ट गामा रेज जो होते हैं, देखो इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये क्या होती है, न्यूट्रल होती हैं।
न्यूट्रल होती हैं तो वो क्या करती हैं, आयोनाइज नहीं कर पाती हैं, वीक आयोनाइज करती हैं, बहुत वीक आयोनाइज करती हैं ये गामा रेज। गामा रेज आर नॉट डिफ्लेक्टेड इन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये चीज मैंने बताई कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में सिर्फ वो डिफ्लेक्ट होंगे जिनके ऊपर कोई चार्ज होगा, है ना। इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, गामा रेज के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, नहीं होता है तो ये क्या होंगे, डिफ्लेक्ट नहीं होंगे। कहां से, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ओके तो ये थी पूरी की पूरी थ्योरी हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर की। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसी में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और आगे भी आने की चांसेस रहते हैं, तो हमें बहुत ध्यान से करने हैं। हम टॉप 1000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो करेंगे। नेक्स्ट चीज, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, पढ़ो। हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। हमने इतनी केमिस्ट्री पढ़ ली, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया, तो इसके फादर कौन है, इन फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किसे कहा जाता है। तो देखो फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है लवॉइजियर को। किसको, लवॉइजियर को। क्यों, इन्होंने क्या किया था, मेन जो इनकी इंपॉर्टेंस, बहुत वैसे तो बहुत काम करे थे इन्होंने, बहुत ज्यादा, मेन जो था इन्होंने ऑक्सीजन का रोल बताया था। ऑक्सीजन का जो इतना इंपॉर्टेंट होता है किसमें, कंबशन में। कंबशन जो होती है, कोई भी सब्सटेंस जो जलता है, ओके, उसमें ऑक्सीजन का क्या रोल होता है वो लेवॉइजर ने बताया था। ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन को, इन सबको क्या किया था, लेवॉइजर ने ही नेम किया था। इन्होंने रिकॉग्नाइज किया था ऑक्सीजन को 1778 में और हाइड्रोजन को 1783 के अंदर। ठीक है, तो जो एंटोइन लेवॉइजर हैं उनको माना जाता है फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस आर। देखो ये इतनी बार बता चुकी हूं पहले से, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, जिनको न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है, वो होते हैं इसके एटॉमिक न्यूक्लियस के अंदर। तो आंसर क्या रहेगा, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बहुत इजी क्वेश्चन था। कंस्टिट्यूएंट क्या है एटम के, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। पूरे एटम के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ओके नेक्स्ट, Which of the following statement about molecular structure is correct? Molecular structure के रिस्पेक्ट में कौन सी स्टेटमेंट सही है? न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस एंड प्रोटॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। देखो बेसिकली काम क्या है, ये एटम है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं और न्यूक्लियस के अंदर हैं प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो देखो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर इनसाइड द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं इससे, तो अगर थोड़ा सा भी ध्यान दे के अगर पढ़ेंगे तो आप तो बहुत अटेम्प्ट कर सकते हैं इस चैप्टर से। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एन एटम। एटम का पार्ट जो नहीं है, इलेक्ट्रॉन है, होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं, क्या होते हैं, फोटोन नहीं होते हैं। फोटोन जो है इलेक्ट्रॉन का पार्ट नहीं होते हैं। फोटोन बेसिकली होते क्या हैं, फोटोन जो होते हैं, जो लाइट एनर्जी जो होती है वो छोटे छोटे किस में आती है, छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में आती है। एनर्जी जो होती है, लाइट एनर्जी, वो छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में आती है, जिन पैकेट्स को क्या कहा जाता है, फोटोन्स कहा जाता है। तो इनका जो है कोई लेना देना नहीं है किससे, एटम से। तो आंसर क्या हो गया हमारा, आंसर हो गया फोटोन्स। सिंगल टाइप ऑफ एटम इज नॉट फाउंड इन, सिंगल टाइप ऑफ एटम इज फाउंड इन, एक ही तरीके के एटम्स किस में मिलते हैं, कंपाउंड्स ऑफ मिनरल्स, मिक्सचर ऑफ मिनरल्स, नेटिव एलिमेंट्स। नेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, देखो नेटिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिसमें एक ही तरीके के एटम्स हमें मिलते हैं। सिंगल तरीके के एटम्स अगर हमें मिलेंगे तो उनको क्या कहा जाता है, नेटिव, मतलब सिंगल तरीके के एलिमेंट्स हमें, एटम्स हमें मिलेंगे, उनको क्या कहा जाता है, नेटिव एलिमेंट्स। ओके वो मटेरियल होता है जिसके अंदर सिंगल टाइप ऑफ एटम्स होते हैं। बाकी जो है कंपाउंड्स जो हैं, मिक्सचर जो है, इसमें डिफरेंट टाइप के एटम्स हमें मिलते हैं। नेक्स्ट, एटॉमिक न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था? अगर कल की क्लास किसी ने देखी है तो वो बहुत आसानी से बता देगा कि एटॉमिक न्यूक्लियस जो है वो रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था गोल्डफॉयल एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने किया था। न्यूक्लियस जो है वो बहुत डेंस रीजन है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। इसको डिस्कवर किया था अर्नस्ट रदरफोर्ड ने, ओके, गोल्डफॉयल एक्सपेरिमेंट के थ्रू। नेक्स्ट,
एटम के अंदर न्यूट्रॉन जो होता है, जो उसके न्यूक्लियस का पार्ट है, वो किसने डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस का पार्ट किसने किया था? चैडविक ने, कल हमने देखा था। तो न्यूट्रॉन जो है वो चैडविक ने डिस्कवर किया था। इन्होंने बेसिकली किया क्या था, इन्होंने ना एक बेरिलियम की शीट ली थी और उस शीट पे इन्होंने अल्फा रेज को पास किया था और वहां से हमें क्या मिला था, कुछ न्यूट्रल रेज मिली थी जो कि किसकी थी? न्यूट्रॉन्स की। किसकी थी? न्यूट्रॉन्स की। तो किसने किया था ये काम? चैडविक ने किया था। चैडविक ने किया था न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर बेरिलियम की शीट के थ्रू। बेरिलियम लिया था उन्होंने, उनको बॉम्बार्ड किया था पार्टिकल्स का। बॉम्बार्ड का मतलब है टकरवाया था पार्टिकल्स के साथ में। और क्या किया था उन्होंने? न्यूट्रल पार्टिकल्स मिले थे जिनको क्या कहा गया? न्यूट्रॉन्स कहा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब एटॉमिक पार्टिकल? सब एटॉमिक पार्टिकल कौन सा नहीं है? सब एटॉमिक का मतलब होता है कि एटम के अंदर कौन सा नहीं है। एटम का पार्ट न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन भी है। ड्यूट्रॉन सुना है? नहीं, ड्यूट्रॉन इसका पार्ट नहीं होता है। बेसिकली मैंने अभी आज तुम्हें बताया कि हाइड्रोजन का एक आइसोटॉप था ड्यूटीरियम। ड्यूटीरियम जो है उसके न्यूक्लियस को कहा जाता है क्या? ड्यूट्रॉन। नाम सेम है, ड्यूटीरियम, ड्यूट्रॉन। ड्यूटीरियम के न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है? ड्यूट्रॉन कहा जाता है। तो ये कोई सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं है। पार्टिकल्स दैट आर स्मॉलर देन द एटम्स आर कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। मेन जो है क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर? पार्टिकल एंटी पार्टिकल का मतलब क्या है? देखो, पार्टिकल का मतलब है कि कोई भी पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर चार्ज है माइनस, उसका ऑपोजिट जिसके ऊपर चार्ज हो प्लस, वो क्या हो जाएगा? उसका एंटी पार्टिकल। ठीक है, जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं बड़ा छोटा, है ना, वैसे ही पार्टिकल एंटी पार्टिकल। तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है, इसमें पूछ रखा है कि कौन सा पेयर सही है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका जो एंटी पार्टिकल होता है वो होता है एंटी इलेक्ट्रॉन। उस एंटी इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है? पॉजिट्रॉन भी कहा जाता है, पॉजिट्रॉन। तो ये पेयर क्या होगा? सही हो गया। प्रोटॉन का एंटी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का एंटी न्यूट्रॉन, तो ये होता है इसका पेयर। तो सही पेयर क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और एंटी इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो है सही पार्टिकल एंटी पार्टिकल है। ओके, नेक्स्ट चीज है कि करेक्ट दी। इसमें हमें क्या करना है? मैच करना है। हमें दे रखा है एक तरफ कैरेक्टरिस्टिक्स, जीरो मास, फ्रैक्शनल चार्ज, फ्रैक्शनल स्पिन, इंटीग्रल स्पिन, एक तरफ पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, क्वार्क एंड फोनॉन। ठीक है, ये चारों आपके लिए नए हैं तो एक एक करके इस चीज को क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले हमारे पास द पॉजिट्रॉन हैज अ पॉजिटिव चार्ज। तो हमने अभी देखा कि जो पॉजिट्रॉन था वो क्या था? पॉजिट्रॉन जो होता है एक इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज है। तो इसका एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन, उसके ऊपर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिट्रॉन क्या है? पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, सेम मास तो सेम ही रहेगा, है तो इलेक्ट्रॉन ही, मास सेम रहेगा और स्पिन भी क्या रहेगी? सेम रहेगी पॉजिट्रॉन की। ठीक है, तो पहला तो ऑप्शन था हमारे पास पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन क्या है? एंटी पार्टिकल है किसका? इलेक्ट्रॉन का। नेक्स्ट चीज है क्वार्क्स। क्वार्क्स क्या होते हैं? देखो, क्वार्क्स जो होते हैं वो सिंगल तरीके के एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स जिनको और डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो वो क्या करते हैं? वो कंबाइन करके हेड्रॉन्स बनाते हैं। हेड्रॉन्स, क्वार्क्स कंबाइन करके क्या बनाते हैं? हेड्रॉन्स बनाते हैं। हेड्रॉन्स, और हेड्रॉन्स में जो इंपॉर्टेंट हम पढ़ते हैं वो क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो हेड्रॉन्स ही होते हैं। ठीक है, तो क्वार्क्स क्या है? क्वार्क्स एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। ओके, तो ये जो होते हैं आर कॉल्ड हार्ड्रॉन्स। द मोस्ट स्टेबल, जिसमें से सबसे ज्यादा स्टेबल प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, इसमें हार्ड्रॉन्स में, एंड आर द कंपोनेंट्स ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई। हमें पता है इनके ऊपर जो चार्ज होता है, ध्यान क्या रखना है कि क्वार्क्स के ऊपर चार्ज होता है वो क्या होता है? फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है, फ्रैक्शनल होता है। ओके, क्वार्क की फॉर्म क्या? +2/3 -1/3, फ्रैक्शन क्या हो गया? 1/3, 1/4, 1/5, ये होता है फ्रैक्शन, है ना। तो क्वार्क्स जो होते हैं वो किस में होते हैं? फ्रैक्शनल चार्ज होता है उनके ऊपर।
ओके, फ्रैक्शनल चार्ज है, दे हैव फ्रैक्शनल चार्ज ऑफ दिस। उसके बाद आता है हमारे पास न्यूट्रिनोज, ठीक है, हमने पढ़ा पॉजिट्रॉन, क्वार्क्स एंड देन न्यूट्रिनोज। न्यूट्रिनोज बेसिकली क्या होते हैं, ये सब एटॉमिक पार्टिकल ही होते हैं जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं अपने अंदर से निकालते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, किसको, न्यूट्रिनोज को। ये भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है एंड अ वेरी स्मॉल मास, मास भी बहुत कम है इनका और क्या है, चार्ज भी बहुत कम है। जनरली इनका जो मास होता है वो जीरो ही होता है, तो ध्यान का रखना है जिनका मास जीरो है वो क्या है, न्यूट्रिनोज, जिनका मास क्या है, जीरो है। उसके बाद आता है हमारे पास लास्ट, दैट इज फोनोन। क्वार्क देखे हमने, न्यूट्रिनोज देखे, पॉजिट्रॉन देखा, फिर आता है फोनोन। फोनोन देखो, फोनोन जो होता है वो होता क्या है, फोनोन जो है हम देखें कि एक क्रिस्टल है, एक क्रिस्टल है जो कि एटम से मिलके बना हुआ है, ठीक है। वो उसके जो एटम्स हैं, उस क्रिस्टल के जो एटम्स हैं वो क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं, ठीक है, ऑसिलेट कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं, तो उसमें प्रोड्यूस हो रही है वाइब्रेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो क्या है, क्रिस्टल के अंदर जो एटम्स हैं वो ऑसिलेट कर रहे हैं और वाइब्रेशनल एनर्जी वहां प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो उस वाइब्रेशनल एनर्जी की यूनिट को कहा जाता है क्या, फोनोन। फोनोन क्या होता है, यूनिट ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी, वाइब्रेशन दैट अराइजेस फ्रॉम ऑसिलेटिंग एटम्स विद इन अ क्रिस्टल। तो बेसिकली फोनोन क्या है, देखो फोनोन है एक क्रिस्टल के जो एटम्स हैं वो ऑसिलेट करते हैं, जिसकी वजह से वाइब्रेशनल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और जो वाइब्रेशनल एनर्जी होती है उसकी यूनिट को कहा जाता है क्या, फोनोन। ओके, तो फोनोन जो है एक डिस्क्रीट यूनिट है, जैसे कि नॉर्मल जो लाइट की जो यूनिट होती है, लाइट एनर्जी की जो यूनिट होती है वो होती है फोटोन। ध्यान रख सकते हैं हम, फोटोन होती है किसकी, लाइट एनर्जी की, और वाइब्रेशनल एनर्जी की क्या होगी, फोनोन, फोनोन होगी इसकी यूनिट, ठीक है। तो जो इसका ऑप्शन रहेगा वो रहेगा जीरो मास। जीरो मास किसका था, न्यूट्रिनो का, जीरो मास किसका था, न्यूट्रिनो का, ठीक है। नेक्स्ट फ्रैक्शनल चार्ज किसका था, फ्रैक्शनल चार्ज क्वार्क के ऊपर था, फ्रैक्शनल चार्ज -1/3, 2/3, ठीक है, ये इसका चार्ज था। नेक्स्ट इज फ्रैक्शनल स्पिन। स्पिन जो होती है वो इनकी फ्रैक्शन में रहती है, किसकी रहती है, पॉजिट्रॉन्स की रहती है स्पिन। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो इसका एंटी पार्टिकल होता है, उसकी जो स्पिन होती है वो क्या रहती है, फ्रैक्शन में रहती है। और इंटीग्रल स्पिन किसकी होती है, फोनोन्स की। फोनोन्स की ध्यान रखनी है, जो स्पिन होती है वो क्या होती है, इंटीग्रल स्पिन फोनोन्स की, फ्रैक्शनल स्पिन किसकी, पॉजिट्रॉन्स की। ओके, तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल पार्टिकल कौन सा है इसमें से, न्यूट्रॉन। विच वन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल। अभी मैंने बताया क्वार्क जो होता है वो एक फंडामेंटल पार्टिकल होता है, फंडामेंटल पार्टिकल होता है, मतलब कि उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो क्वार्क क्या है, एक फंडामेंटल पार्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा पार्टिकल कैरीज 2 पॉजिटिव चार्जेस, इट्स मास इज वेरी नियरली इक्वल टू। अल्फा पार्टिकल जिसमें 2 पॉजिटिव चार्जेस मैंने तुम्हें बताया, उसका मास जो होता है वो किसके इक्वल होगा, 2 पॉजिटिव, इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, 2 पॉजिटिव, इसका जो मास होता है वो कितना होता है, 4 मास हुआ हीलियम का। तो 4 मास, 2 प्रोटॉन होते हैं इसमें और 2 क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। सम ऑफ, तो इसका जो मास होता है वो किसके इक्वल होता है, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ हीलियम। हमने अभी पढ़ा है थ्योरी में, अल्फा पार्टिकल्स का जो मास होता है वो हीलियम के एटम्स के इक्वल होता है। ऑप्शन बी, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम हैज, न्यूक्लियस ऑफ, वही सेम घुमा फिरा के सेम क्वेश्चंस आ रहे हैं। हीलियम के न्यूक्लियस में क्या होता है, 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। टोटल मास कितना होता है इसका, 4। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डज नॉट कंटेन न्यूट्रॉन्स, इसमें से कौन न्यूट्रॉन कंटेन नहीं करता है, देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, ठीक है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, मास नंबर है 1, तो इसके अंदर एक प्रोटॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है और 0 न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, 0। एटॉमिक नंबर 1 है तो एक ही हुआ प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन क्या हो गए, 0 हो गए, है ना। तो आंसर क्या रहेगा, हाइड्रोजन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज अ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज किसमें था, अल्फा रेज में 2+ चार्ज था, बीटा रेज में नेगेटिव चार्ज था इलेक्ट्रॉन का, तो आंसर रहेगा बीटा रेज। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू फिलिंग अप द ऑर्बिटल्स इज गवर्न्ड बाय, ऑर्बिटल्स को देखो,
ऑर्बिटल्स जो होती हैं एटम के अंदर क्या होता है, ये एटम है, एटम के अंदर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। तो कोई भी अपनी मर्जी से इलेक्ट्रॉन्स फिल नहीं करते हैं, उसके लिए हमारे पास एक प्रिंसिपल होता है। ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने का एक प्रिंसिपल होता है, जिस प्रिंसिपल को कहा जाता है ऑफ बो प्रिंसिपल। ऑफ बो प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के बेसिस पे हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, किसमें, एनर्जी लेवल्स में, ऑर्बिटल्स के अंदर। ठीक है, तो ऑफ बो प्रिंसिपल बेसिकली कहता क्या है, ऑफ बो प्रिंसिपल कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो भरे जाएंगे ना, इलेक्ट्रॉन्स सबसे पहले भरे जाएंगे उस ऑर्बिटल में जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी। पहले सारी लो एनर्जी वाली ऑर्बिटल्स को फिल होगा, उसके बाद ही हाई 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 एनर्जी वाली ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे। तो एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, उस सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसमें फिल होगा। तो ये कहता है हमारा ऑफ बो प्रिंसिपल। तो ऑर्डर ऑफ फिलिंग अप दी ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स को फिल कर रहे हैं जो हम, वो कौन से प्रिंसिपल से कर रहे हैं, ऑफ बो प्रिंसिपल से। ओके, तो ऑफ बो प्रिंसिपल क्या कह रहे हैं, जिसमें बिल्ट अप जो हो जाए, ऐड करेंगे, जैसे हम इलेक्ट्रॉन्स को जब ऐड करेंगे तो वो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन्स फिल ऑर्बिटल स्टार्टिंग एट द लोवेस्ट एनर्जी अवेलेबल। जो भी एनर्जी लेवल लोवेस्ट होगा, जिसकी एनर्जी क्या होगी, सबसे कम होगी, उसको हम क्या करेंगे, फिल करेंगे। ओके, नेक्स्ट, रिगार्डिंग द एटम ऑफ अ एलिमेंट द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रेफर्स टू। देखो क्वांटम नंबर होते क्या हैं, क्वांटम नंबर बेसिकली एटम में हम क्या करते हैं, 4 तरीके के क्वांटम नंबर होते हैं हमारे पास, 4 तरीके के क्वांटम नंबर होते हैं। सबसे पहला जो क्वांटम नंबर है वो होता है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा एजाइमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड चौथा स्पिन क्वांटम नंबर। ओके, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है हमें, एनर्जी लेवल्स बताता है, एनर्जी बताता है। एजाइमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है हमें, शेप बताता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बताता है ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन की स्पेस में किस तरीके से ओरिएंटेड है इलेक्ट्रॉन। और ये क्या बताता है, स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है, स्पिन बताता है। स्पिन का मतलब प्लस हाफ और माइनस हाफ, जो हमने स्पिन्स पढ़ी हैं, मतलब कि स्पिन प्लस हाफ अगर ये इलेक्ट्रॉन है और माइनस हाफ किस तरीके से होगा इलेक्ट्रॉन, वो बताता है। तो इलेक्ट्रॉन के एक तरीके से इलेक्ट्रॉन कहाँ है, क्या कर रहा है, कहाँ पे वो है, तो ये चारों चीजें उसका पूरा एड्रेस बता देती हैं, चारों क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या काम कर रहा था, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बता रहा था, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बता रहा था उसका, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर उसकी ओरिएंटेशन बताता है। ओरिएंटेशन का मतलब है कि किस ओरिएंटेशन में, किस जगह पे, ये है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, किस जगह पे वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको कहा जाएगा क्या, ओरिएंटेशन। तो वो कौन बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एलिमेंट इज 80 एंड 20 रिस्पेक्टिवली। तो उसका मास नंबर बताना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 18। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए, 18 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए, 20, तो कितने हो गए, 38। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होते हैं, तो वो हो गए 18, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं 20। तो मास नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के इक्वल होता है मास नंबर। तो 18 प्लस 20 कितना हो गया, 38। Which of the following mass number of an element, the atom of which contain 2 protons, 2 neutrons and 2 nuclei? What is the mass number of an element? उस एलिमेंट का मास नंबर क्या होगा जिसमें 2 तो प्रोटॉन है, तो मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, 2 प्रोटॉन्स है 2 न्यूट्रॉन्स है, तो टोटल कितना हो गया मास नंबर, 4। 4 किसका होता है, हीलियम का। नेक्स्ट, एटम इन विच द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज सेम बट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज डिफरेंट। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, सेम है, इसका मतलब एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है। कल की वीडियो अगर नहीं देखी है तो जाके देख लो, क्योंकि उसमें एटॉमिक नंबर पूरा एक्सप्लेन किया गया है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या रह रहे हैं, सेम रह रहे हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, डिफरेंट हो रहे हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, डिफरेंट हो रहे हैं। तो उसको क्या कहा जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जिसमें डिफरेंट होते थे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जिसमें डिफरेंट होते थे वो होते थे, मतलब कि एटॉमिक नंबर जो है वो तो सेम रह रहा है, लेकिन एटॉमिक मास जो कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बताता है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ऐसों को कहा जाता था आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स।
टॉप्स कहा जाता था, आइसोटॉप्स जिसमें एटॉमिक नंबर सेम रहे और मास नंबर क्या रहे, डिफरेंट। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आर दो स्पीशीज ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव, क्या होता है, एटॉमिक नंबर इज सेम, एटॉमिक मास इज सेम बट एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट, नो, एटॉमिक मास इज डिफरेंट बट एटॉमिक नंबर इज सेम। वो क्या होते हैं, आइसोटॉप्स होते हैं जिसमें एटॉमिक नंबर सेम रहता है। एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नेक्स्ट, आइसोन्यूट्रॉनिक ग्रुप इन द फॉलोइंग इज, आइसोन्यूट्रॉनिक कौन सी, या फिर आइसोटोन्स किसे कहते हैं हम लोग, जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। देखो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं हम, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, है ना, पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, पहले क्वेश्चन, उससे पहले एक क्वेश्चन आया था उसमें। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो कितने हो गए, इसके 6, इसके कितने हो गए 7, 14 माइनस 7, 16 माइनस 8, 8, तो ये तो नहीं हुए आइसोन्यूट्रॉनिक। नेक्स्ट इज 6, 14 माइनस 7, 7, 18 माइनस 8, 10, नहीं हुए। 14 माइनस 6, 14 माइनस 7, 7, 8, नहीं हुए ये भी। ये देखो 14 माइनस 6, 17 माइनस 8 एंड 16 माइनस 8, इसका मास देखना, इसका देखो किस तरीके से आता है ये कि 16, 14, इसका मतलब है 14 मास नंबर और 6 इसका एटॉमिक नंबर, तो ओवरऑल आएंगे इसके 8 न्यूट्रॉन, 8 न्यूट्रॉन। 15 माइनस 7 कितने, 8 न्यूट्रॉन। 16 माइनस 8 कितने, 8 न्यूट्रॉन, तो 8 न्यूट्रॉन हो गए। तो इन तीनों में सेम हो गए और ये क्या हो गए, आइसोटोन्स या फिर आइसो न्यूट्रॉनिक स्पीशीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो एक्टिविटी इज मेजर्ड बाय, रेडियो एक्टिविटी हम मेजर करते हैं, यू हैव टू रिमेंबर दिस, जीजर काउंटर, जीजर काउंटर से हम रेडियो एक्टिविटी मेजर करते हैं। रेडियो एक्टिविटी बेसिकली अल्फा बीटा गामा रेज कितनी प्रोड्यूस हो रही हैं, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है ये क्या करता है कि आयोनाइजेशन पावर कितनी है, आयोनाइज कितने एटम्स हो रहे हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि रेडियो एक्टिविटी कितनी है। आयोनाइजेशन पावर अल्फा की अलग है, बीटा की अलग है, कि गामा की अलग है, तो उसके हिसाब से तो कौन से जीजर मुलर ट्यूब से हम लोग डिटरमाइन करते हैं, जीजर काउंटर इसका नाम है। तो किससे मेजर करते हैं, जीजर काउंटर से, ये याद रखना है, जीजर काउंटर से हम लोग रेडियो एक्टिविटी को मेजर करते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, रेडियो एक्टिविटी किसने डिस्कवर की थी, देखो ये मैंने रेडियो एक्टिविटी पढ़ाते टाइम भी बताया था, रेडियो एक्टिविटी जो है वो डिस्कवर की थी बैक्वेरेल ने। किसने, बैक्वेरेल ने, फ्रेंच साइंटिस्ट थे हेनरी बैक्वेरेल, इन्होंने रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया था। फाइन, तो ये हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर के टॉप क्वेश्चंस हो गए हैं। तो आप लोगों को कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और थैंक यू सो मच।